Morning, students. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. स्लाइड्स दिख रही है? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। बच्चे अभी आ रहे हैं तो उनको हम लोग धीरे धीरे, मैं उनको एडमिट कर दूंगा बीच में। सो हम लोगों ने पिछले टर्न पे ये डिस्कस किया था कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ठीक है, और अगर सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस पार्टिकल की के मोशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कोई भी पार्टिकल को अगर सेंट्रल फोर्स में मूव कराते हैं तो फोर्स का नेचर क्या होता है। इट इज एक्चुअली द फोर्स इज फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along the line joining the two particles। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल लिए थे हम लोगों ने देखा कि कोई पार्टिकल अगर सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट हैज टू बी कंजर्व्ड। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। दूसरा ये था कि द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कन्फाइंड इन ए प्लेन। जो पार्टिकल का मोशन होता है वो एक प्लेन में होता है, इट इज नॉट 3D, इट इज मतलब 2 डायमेंशन में वो कन्फाइंड रहता है। ठीक है, मतलब अगर एक्स वाई जेड ले लें तो अगर हम कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है इन्फ्लुएंस में, तो या तो वो एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा या वाई जेड प्लेन में मूव करेगा या जेड एक्स प्लेन में मूव करेगा। वो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन को नहीं कवर करेगा। ठीक है, सो और तीसरा हम लोगों ने एक और आउटकम निकाला था कि जो एरियल वेलोसिटी है, मीन्स एरियल वेलोसिटी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कवर्ड बाय द रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो dA by dt इज आल्सो कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू L/2m। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे तीन चार चीजें जो थी हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब हम आते हैं प्लैनेटरी मोशन पे। तो प्लैनेटरी मोशन बेसिकली जो एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, वो केपलर्स लॉ है, केपलर्स लॉज हैं। ठीक है, उनको 3 केपलर्स लॉज हैं जिससे कि हम किसी भी प्लैनेट के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो वो जो वो जो 3 लॉज हैं उसमें से पहला जो है, ठीक है, जो पहला है वो है द लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इसका मतलब यह है कि जो हमारा प्लेनेट है, ठीक है, उसका जो ऑर्बिट है, जैसा कि वो लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट से क्लियर है कि जो प्लेनेट का ऑर्बिट है, ठीक है, सो द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। ठीक है, तो प्लेनेट जो है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है, और जो सन होता है वो जैसे इलिप्स के 2 फोकस होते हैं। ठीक है, F1 F2 अगर हम मान लें तो सन किसी एक फोकस पे होगा। ठीक है, और जो उसका मोशन होगा वो इलिप्टिकल होगा। ऑर्बिट सन स्टेशनरी होगा, ठीक है, वो किसी एक फोकस पे फिक्स्ड होगा, और जो प्लेनेट का मोशन होगा ऑर्बिटल वो इलिप्टिकल होगा। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड है लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ एरिया जो है वो ये कहता है कि जो रेडियस वेक्टर है प्लेनेट का वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। ठीक है, मींस dA by dt इज कांस्टेंट। ठीक है, इक्वल एरिया स्वीप्स इन इक्वल टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सर्टेन टाइम इंटरवल में अगर हम देखेंगे तो प्लेनेट कहीं पे भी हो वो इक्वल एरिया ही स्वीप करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, dA by dt इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये प्लेनेटरी मोशन ले लें तो अगर हम देखें इस पॉइंट पे तो यहाँ पे हमारा रेडियस वेक्टर बड़ा है, लेकिन अगर ठीक इसके अपोजिट हम इधर आए तो यहाँ पे रेडियस वेक्टर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे
तो यहाँ पे भी अगर वो सेम टाइम में इक्वल एरिया स्वीप कर रहा है और यहाँ पे जो छोटा है जहाँ पे रेडियस वेक्टर, यहाँ पे भी अगर उतना ही एरिया स्वीप कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे पार्टिकल रहेगा, प्लैनेट सन से दूर, तो उसका क्या होगा? उसकी वेलोसिटी धीमी होगी, स्लो होगी, क्योंकि ये स्लो मूव करेगा तब ये कम एरिया करेगा। और यहाँ पे जब होगा तो उसकी वेलोसिटी फास्ट होगी, ताकि वो उतना ही एरिया उतने ही टाइम में कवर कर सके। तो इसका मतलब ये है कि जब प्लेनेट सन से दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी स्लो होगी, और जब सन के पास होगा उसका रेडियस वेक्टर छोटा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। दिस इज योर सेकेंड लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ एरियाज। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा हार्मोनिक लॉ। ठीक है, हार्मोनिक लॉ क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी प्लेनेट का सन के अराउंड, ठीक है, जो उसका एक पूरा एक चक्कर लगाने का जो पीरियड है, ठीक है, वन साइकिल कंप्लीट करने का जो पीरियड है, अगर वो टी है, ठीक है, तो टी जो हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है, वो जो है उसका स्क्वायर, ठीक है, हमारा टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मतलब हमारा इलिप्स है, तो इलिप्स में सेमी मेजर एक्सिस होगा ए और सेमी माइनर एक्सिस होगा बी। तो जो हमारा इलिप्स का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, ये तीन हमारे केपलर्स के लॉज हैं प्लैनेटरी मोशन के। ठीक है, अब हम आते हैं इन सबको डिराइव करने की कोशिश करते हैं न्यूटन्स लॉ जो हमारा ग्रेविटेशन का है उससे। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? हम सबको पता है F इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जहां पे m हमारे दोनों मैसिव पार्टिकल जो है उनके मास है। ठीक है, g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, r जो है उनके बीच का डिस्टेंस है, और ये r यूनिट वेक्टर जो है वो मतलब जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसका यूनिट वेक्टर है। माइनस साइन इसलिए है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमारा न्यूटन्स लॉ है। अब न्यूटन्स लॉ को यूज करके क्या हम केपलर्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं? ठीक है, हम उसी एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा लॉ ऑफ एरियाज तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, डी ए बाई डी टी इज एल बाई टू एम। ठीक है, मेन है हमारा कि जो ऑर्बिटल मोशन है वो इलिप्टिकल है, और जो हमारा लॉ है वो हार्मोनिक लॉ है, मतलब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, और एरिया वाला जो है वो तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पिछले क्लास में, अभी एल बाई टू एम। अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ को यूज करके इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम शुरू कहां से करते हैं? ठीक है, हम शुरू करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो डी ए बाई डी टी हमारा क्या था? एल बाई टू एम। हम लोगों ने प्रूफ किया था पिछले क्लास में, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, दिस डी ए बाई डी टी एल बाई टू एम मैग्नीट्यूड के टर्म पे अगर हम देखें। ठीक है, so this is L by 2f. Now let us assume that L by 2 is equal to h. ठीक है, तो हमने L by 2 m को मान लिया h by 2। ठीक है, अब ये हमारा हो गया डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एच बाई टू। एच हमारा चूंकि एल कांस्टेंट है, ठीक है, एल तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है प्लैनेटरी मोशन में, तो एल बाई एम भी जो है हमारा वो कांस्टेंट होगा, तो एच इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का अगर वो कुछ रोटेशनल मोशन कंपोनेंट है तो दैट इज आई ओमेगा, दैट वी नो एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज आई? आई इज एम आर स्क्वायर। किसी भी अगर हम पार्टिकल का ले ले, किसी जो एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, रोटेशन जो डिस्टेंस होगा उसका उस पॉइंट से, और एम आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ओमेगा इज हाउ योर थीटा इज चेंजिंग, डी थीटा बाई डी टी इज योर। तो हमारा क्या आ गया टोटल? अगर हम यहां से देखें तो L की वैल्यू आई ओमेगा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ L। नाउ H बाई टू इज व्हाट? L बाई M। ठीक है,
एल की वैल्यू है एम आर स्क्वायर, ठीक है, एल सॉरी एल बाई एच बाई टू इज एल बाई टू एम, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एच बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू एम एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। इज इट क्लियर? और यहां से एम एम कैंसिल हो जाएगा, टू टू दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो जो एच कांस्टेंट थी, हमने जो माना था एच, उसकी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे दूसरे इक्वेशन पे। ठीक है, अब अगर, ठीक है, कोई भी पार्टिकल, ठीक है, अब यहाँ पे हम आर और थीटा यूज कर रहे हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि हम एक मोशन ले रहे हैं, टू डायमेंशनल मोशन, एक प्लेन पार्टिकल जो कि एक मतलब एक पाथ पे, क्लोज्ड पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और हम आर और थीटा के टर्म में बात कर रहे हैं। तो आर और थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर। वेरी गुड। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो एक तरह से हम जो अभी बात कर रहे हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम चल रहे हैं, ठीक है, आर और थीटा के टर्म्स में अगर हम सिर्फ लिख रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर तुम लोगों को याद होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें हम लोगों ने दो फोर्स की बात की थी, दो एक्सेलरेशन टर्म की बात की थी, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट मींस द फोर्स ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द रेडियस ऑफ द, जो पार्टिकल का जो रेडियस, मतलब जो जिस पॉइंट के अराउंड वो मूव कर रहा है, वो जो रेडियस वेक्टर है। और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो रेडियल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो फोर्स है। डू यू रिमेंबर दैट? यस सर। हाँ, यस सर। तो यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? रेडियल। रेडियल। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? टेंजेंशियल कंपोनेंट है यहाँ पे? या जीरो होगा या होगा, नॉन जीरो होगा? सर होगा ना कुछ, तो वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी वरना। ओहो, हम बात फोर्स की कर रहे हैं। अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। जो प्लैनेटरी मोशन है वो किसके इन्फ्लुएंस पे मूव करता है? सेंट्रल फोर्स के। सेंट्रल फोर्स का जो हमने बताया है कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, दैट इज फंक्शन ऑफ आर, और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? रेडियल डायरेक्शन, जो लाइन ज्वाइन करता है दोनों को। इज देयर एनी टेंजेंशियल कंपोनेंट इन सेंट्रल फोर्स? नो सर। नो। तो पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स which has only रेडियल कंपोनेंट, ठीक है, तो वहां कोई टेंजेंट कंपोनेंट नहीं है। सो दिस इज, ये तो डेफिनेशन यही से शुरू हुई है ना हमारे सेंट्रल फोर्स की। तो हम अब क्या करेंगे कि अब अगर तुम लोग को याद होगा तो रेडियल, हम लोगों ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, रेडियल कंपोनेंट भी और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी। तो रेडियल कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन आया था वो आया था डी, मतलब हम लोग का जो आया था आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर, रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। तो आर डबल डॉट मतलब उसका आर का डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर मतलब डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन टर्म है। कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन या एक क्लोज लूप कर रहा है तो उसका अगर रेडियल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, इफ वी मल्टीप्लाइड दिस बाय द मास, then it gives you the force acting on the particle along the radial direction. Is it okay? So this is force, and this force is equal to what? Which force? ये तो रेडियल कंपोनेंट हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। यही फोर्स है जो कि पार्टिकल पे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। हमारा ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, सो माइनस साइन इज देयर। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, इसको, इस फोर्स को हमने जी एम एम बाई आर स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो हमारा आ गया ये माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। एम एम स्मॉल एम कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड स्मॉल एम हमारा प्लेनेट का मोशन है, जो कैपिटल एम होगा वो सन का होगा मास, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिल गया हमको, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे मिला, समझ में आया सबको?
यस सर। वेरी गुड। अब हम इसी इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम उसका सोल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। नाउ अब इसी को हम लोगों ने रीराइट किया, ठीक है। इफ यू रिमेंबर डी थीटा बाई डी टी को हमने एच के टर्म पे लिखा है कहीं, सो दिस इज योर एच आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। एच इज कांस्टेंट, तो हमने यहाँ पे उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी को हमने एच के टर्म पे रख दिया, ठीक है। तो वी गेट, तो हम लोग को मिल गया ये डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी हमने एच के टर्म पे लिख दिया, ठीक है। तो आर स्क्वायर था, इफ यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड, डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट एच बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी को हमने एच बाई आर स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया एच स्क्वायर बाई आर टू द पावर 4, आर कैंसिल हो गया, बच गया आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमको ये इक्वेशन मिल गया। नाउ इसी को हम रीराइट करने के लिए हमने एज्यूम किया r इज इक्वल टू 1 बाई यू, ठीक है। क्योंकि r यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हमने r को 1 बाई यू से रिप्लेस कर दिया ताकि वो ऊपर चला जाए, ताकि हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर तरीके से लिख सकें। नाउ इफ r इज इक्वल टू 1 बाई यू करेंगे, ठीक है। अब u यहाँ पे बेसिकली एक नया वेरिएबल हो गया जो कि r का रेसिप्रोकल है, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर यू क्यूब हो जाएगा और यहाँ माइनस जी एम यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डी आर बाई डी टी की जगह हम इसका डबल डेरिवेटिव हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस ट्राई टू डू दिस। डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या होगा, डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, ठीक है। नाउ माइनस 1 बाई स्क्वायर डी यू बाई डी टी को हमने लिख दिया डी यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ओके। नाउ व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी इज एच बाई आर स्क्वायर था, तो हमने एच बाई आर स्क्वायर को एच यू स्क्वायर लिख दिया, और ये हो गया हमारा डी यू बाई डी थीटा, ठीक है। ये माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा एज इट इज आ गया। डी थीटा बाई डी टी को हम एच बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और एच बाई 1 बाई आर स्क्वायर को हमने यू स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सो वी गेट डी, सो व्हाट वी गेट डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा एच यू स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, h माइनस एच डी यू बाई डी थीटा। सो दिस इज योर डी आर बाई डी टी। हमें कैलकुलेट करना है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। हमने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया इसको डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हो गया माइनस एच डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी, राइट। अब डी थीटा बाई डी टी इज अगेन एच बाई आर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एच यू स्क्वायर, ठीक है। तो एच यू स्क्वायर अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा। सो दिस इज डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस एच क्यूब यू एच स्क्वायर यू क्यूब इज इक्वल टू माइनस जी एम यू स्क्वायर। हमने पुट किया, ये इक्वेशन हमको मिला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, वो इक्वेशन वही है, बस हमने डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, 1 बाई आर की जगह हमने यू पुट कर दिया, या यू की या आर इज इक्वल टू 1 बाई यू हमने लिया है। तो ये डिफरेंशियल, ये इक्वेशन हमको मिल गया। अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो यू स्क्वायर हर जगह से कैंसिल हो गया क्योंकि ये कॉमन है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, माइनस माइनस सब प्लस हो गए क्योंकि सब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को हमने इधर ले लिया इज इक्वल टू जी एम बाई यू स्क्वायर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनली हमको मिला। इज इट क्लियर? अभी हमने सिंपली क्या किया, हमने अपना एरियल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज करके हमने एक कांस्टेंट लिया, उसके बाद हमने जो रेडियल कंपोनेंट था फोर्स का उसको हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इक्वेट किया, और 1 बाई आर को हमने यू से रिप्लेस किया। चूंकि हमारा रेडियल कंपोनेंट में डबल डेरिवेटिव था आर का टाइम के साथ, तो हमने उसको यू के टर्म में लिखा और फाइनली हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला।
हम इसको रीराइट करेंगे तो डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल, बस हमने इसको क्या किया, यू माइनस जी एम बाई एच स्क्वायर को एक साथ ले लिया। इज इट क्लियर? सिर्फ Yes, डिफरेंशियल sir. और हाँ मैथमेटिकल, सिर्फ मैथमेटिक्स है इसमें, कोई देयर इज नो फिजिक्स अभी, मतलब कुछ देर से हम सिर्फ मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं, हमें ये टर्म मिल गया। ठीक है, अब अगर यहाँ एक चीज हम और देखें, क्या जीएम बाई एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है या नहीं? नो सर। क्यों नहीं कांस्टेंट है? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द सन है, और एच स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही है। यस सर। एल बाई एम को ही तो एच माना है हमने। तो प्लेनेटरी मोशन में हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है और एम मास ऑफ प्लेनेट है, तो एल बाई एम तो कांस्टेंट ही होगा, तो दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, Yes, sir. अगर हम इस क्वांटिटी को यहाँ पे लिख दें u माइनस जी एम बाई एच स्क्वायर, उसके आगे डबल डेरिवेटिव, क्या उसके सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा अगर हम इसको इस तरह से लिख दें उस इक्वेशन को? पिछले इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस है? ये टर्म तो एज इट इज है, बस यहाँ पे क्या है कि हमने u की जगह ये लिख दिया। अब अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला, ये डबल डेरिवेटिव तो आ जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। जीरो। तो इसका मतलब हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे थे। ठीक है, यही इक्वेशन हमको मिल जाएगी। तो इसका मतलब हम उस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज जस्ट टू गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बेसिकली डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ सम फंक्शन प्लस सम द सेम फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली ये क्या हो गया, डी स्क्वायर एफ बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। यही हुआ ना इक्वेशन, अगर इसको हम कोई फंक्शन मान लें। ठीक है, ये हमने लिखा है यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इस तरह का एक फंक्शन आ गया, ये वाला। ठीक है सर वो वाला फंक्शन दोबारा क्यों लिखा गया, एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा फंक्शन? यू माइनस जी एम बाई एच स्क्वायर। ये यस सर। ये इसलिए लिखा गया है कि ये दोनों को एक जैसा बनाया जा सके, ताकि हम सोल्यूशन डायरेक्ट लिख सके। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ पे भी आ गया, तो हमारा जो इक्वेशन का फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कुछ ऐसा हो गया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे एक्स एक फंक्शन है। ठीक है सर उसमें इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा? कहाँ चेंज जाएगा, वही तो मैंने बताने का प्रयास किया कि अगर तुम इसको ओपन कर दो ना, तो डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर, अगर पहले यू को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस, उसके बाद इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया, यही इक्वेशन आ गया ना, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू माइनस जी एम बाई एच स्क्वायर। तो तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब इस तरह के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, इनका जो सोल्यूशन होता है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि माइनस सी कॉस थीटा, वेयर सी इज सम कांस्टेंट। ठीक है, इट इज जस्ट ए सोल्यूशन, सी कॉस थीटा कुछ सी साइन थीटा, मतलब कुछ साइन कोसाइन का सोल्यूशन होगा। तो हमने ये सोल्यूशन इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नाउ इफ यू रीराइट दिस जी एम बाई एच स्क्वायर, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो यू बिकम्स दिस जी एम बाई एच स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा। ठीक है, इसको अगर हम रीराइट करें और तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई जी एम। नाउ यू वी कैन रिप्लेस बाई वन बाई आर, यू तो हमने वन बाई आर माना हुआ है ना। यस सर। हाँ, तो हम लोग u को वन बाई आर कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा, जी एच स्क्वायर जी एम बाई आर इज इक्वल टू वन माइनस एच स्क्वायर सी जी एम कॉस थीटा, कुछ इस तरह का हमारा ये, इसी क्वेश्चन को हमने रीराइट किया है। बस व्हाट आई हैव डन दैट आई हैव रिप्लेस u बाई वन बाई आर। ठीक है, तो हमारा ये बन गया। अब अगर हम देखें तो ये किस तरह का इक्वेशन दिख रहा है, अगर हम ये एच स्क्वायर बाई जी एम एक कांस्टेंट है, क्योंकि एच भी कांस्टेंट है जी एम भी कांस्टेंट है, इसको हमने ले लिया एल, आर हमने एज इट इज रख दिया, वन माइनस यहाँ पे एच स्क्वायर सी जी एम, दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, आई हैव रिप्लेस दिस बाई ए क्वांटिटी ई कॉस थीटा। तो हमारा जो सोल्यूशन आ गया
डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है, L बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। ठीक है, या इस फॉर्म में आ गया ना, ये सोल्यूशन जो था वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हम यस इस सर। टर्म को L मान लें और इस टर्म को E। ये किस चीज का सोल्यूशन है, ये कोनिक सेक्शन का सोल्यूशन है, तुम लोग अभी पढ़ोगे। ठीक है, कोनिक सेक्शन मतलब पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स का जो हम सोल्यूशन लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, L बाई आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे E हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं और L को हम सेमी लेटस रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, अब E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, उसी से डिसाइड होगा कि जो हमारा पाथ है ये पैराबोला होगा कि हाइपरबोला होगा कि इलिप्स होगा। तो जो इलिप्स होता है वो तब होता है, इलिप्स मतलब क्लोज्ड पाथ, पैराबोला हाइपरबोला तो क्लोज्ड पाथ नहीं है ना, आर दे क्लोज्ड पाथ, नो सर। ओपन पाथ। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जब E की वैल्यू लेस देन 1 होती है तब हमारा जो कोनिक सेक्शन होता है वो इलिप्स बनता है। ठीक है, अब E की वैल्यू क्या होगी हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अगर हम टोटल एनर्जी बात करें प्लेनेट की जो मूव कर रहा है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर और उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है विच इज जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लेनेट, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर। नाउ अब कोई भी प्लेनेट अगर क्लोज पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्लोज पाथ में मूव करने के लिए दिस ई एनर्जी शुड बी निगेटिव। ठीक है, ई शुड बी निगेटिव, तभी ई शुड बी निगेटिव होने का मतलब कि ये जो है हमारा, ठीक है, टोटल इसेंट्रिसिटी मतलब दिस पार्ट इट हैज टू बी निगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ये बताता है कि जो हमारा पाथ है, कोई पार्टिकल अगर क्लोज मतलब वो सर्कुलर ऑर्बिट में तभी मूव करेगा या क्लोज पाथ में जब वो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अदरवाइज रिपल्सिव फोर्स में तो वो मीडियम से बाहर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने शुरू किया था सिंपल न्यूटन्स लॉ से, उसका जो सोल्यूशन हम लोगों ने पाया वो एक कोनिक सेक्शन पाया और उसका जो मोशन था, ठीक है, वो हमारा इलिप्टिकल मोशन आया बिकॉज आवर इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। तो ये हमारा बेसिकली जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो इससे निकल के आता है कि जो मोशन है हमारा प्लेनेट का वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, क्योंकि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया आर और थीटा का वो एक कोनिक सेक्शन का सॉल्यूशन आया। ठीक है, सो दिस इज योर डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, da by dt इज इक्वल टू L by 2m विच इज कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, नाउ थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, तो टी स्क्वायर हमारा क्या है, टी स्क्वायर हमारा टाइम पीरियड है टी और ए हमारा सेमी मेजर एक्सिस है। तो उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रूव करने के लिए देखते हैं। राइट, अब हमारा सेमी लेटस रेक्टम एल जो होता है किसी भी इलिप्स का, ठीक है, दैट इज गिवन बाय बी स्क्वायर बाई ए। नाउ एल हमने क्या माना हुआ है, एल हमने माना है एच स्क्वायर बाई जी एम। तो वी कैन राइट बी स्क्वायर बाई ए इज नथिंग बट एच स्क्वायर बाई जी एम। ये हमारा जो फर्स्ट कोनिक सेक्शन वाला है उसी से ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया। ओके, नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड, एक इलिप्टिकल पाथ पे अगर कोई चल रहा है कोई प्लेनेट तो उसका टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं उसका एरिया ऑफ द इलिप्स डिवाइडेड बाय द एरियल वेलोसिटी, मतलब टोटल एरिया हो गया हमारे पास और एक यूनिट एरिया कितने टाइम में वो कवर कर रहा है। ठीक है, दैट इज एरियल वेलोसिटी। तो अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया को एरियल वेलोसिटी से तो वी विल गेट दी, मतलब टोटल एरिया कवर करने में उसको कितना टाइम लगा पूरे इलिप्स का, तो दैट विल गिव यू द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। तो एरिया ऑफ द इलिप्स होता है पाई बाई पाई इंटू ए बी, ए और बी सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, और एरियल वेलोसिटी हम लोगों ने ऑलरेडी माना हुआ है। इफ यू गो टू दिस स्लाइड, तो एरियल वेलोसिटी इज नथिंग बट एल बाई 2m विच इज नथिंग बट h बाई 2, तो हमने उसको h बाई 2 लिख दिया।
ठीक है, सॉरी। सो दिस इज योर एरियल वेलोसिटी h/2। नाउ पाई, अब टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर। ओके, नाउ हमारा यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों है। अब हम b स्क्वायर को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ दिस कांस्टेंट h स्क्वायर बाई gm। तो यहाँ से b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं h स्क्वायर इंटू a बाई gm। तो b स्क्वायर को हम लोगों ने, सॉरी यहां से हमने क्या किया, हाँ यहाँ पे हमने h जो था, h को हमने लिख दिया gm b स्क्वायर बाई a, ठीक है, h स्क्वायर जो टर्म था, तो h को हमने gm b स्क्वायर बाई a कर दिया। तो यहाँ पे हमारा b स्क्वायर कैंसिल हो गया, a ऊपर चला गया और ये आ गया 4 पाई स्क्वायर a क्यूब बाई gm। सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर a क्यूब बाई gm। 4 पाई इज ए कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर, gm इज आल्सो कांस्टेंट, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड m इज द मास ऑफ द सन। तो बेसिकली ये पूरा टर्म जो है ये एकदम कांस्टेंट हो गया किसी भी प्लेनेट के लिए। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, राइट। तो यही हमारा जो है वो थर्ड लॉ है कि टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ ऑफ द प्लेनेट। ओके, तो ये हमारे जो तीनों लॉज हैं केपलर्स के, उसको हम लोग आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ओके, हाँ सर इसमें कैपिटल एम प्लेनेट का मास है। नहीं, कैपिटल एम सन का मास है ना। ध्यान से तुमने देखा नहीं, इधर स्लाइड्स में, खैर तेजी से हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा ये देखो, हमने लिया है ये स्मॉल एम लिखा है और ये एक्सेलरेशन लिखा है। एक्सेलरेशन ऑन द एक्टिंग ऑन द प्लैनेट मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द प्लैनेट इज गिव यू द फोर्स ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट। तो प्लैनेट का मास स्मॉल एम है, ठीक है, और कैपिटल एम हमने सन का मास लिया हुआ है, ठीक है। ओके सर। हाँ, सो ये हमारा हो गया न्यूटन्स लॉ से हमने कैसे केपलर्स लॉ को डिराइव किया, ठीक है। बेसिकली हमने यूज क्या किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर, हमने उसी को तो यूज किया है ना। प्लेनेट का हाइपोथेसिस तो हमने लिया ही नहीं, तो हमने बेसिकली केपलर्स लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो केपलर्स के तीनों लॉज हैं, उनको हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम यहाँ पे यही बताने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, इन सारे स्लाइड्स में। अब अब इसमें कुछ इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम एक्चुअल में अगर हम देखें, ठीक है, तो जो हमारा ऑर्बिट होता है, मतलब सन का, मतलब प्लैनेट का, वो होता है इलिप्टिकल, ठीक है। बट हमारा जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, वो मतलब हम जब, चूंकि उसका जो स्केल है इट इज सो लार्ज, ठीक है, तो जब हम रियल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है, मतलब जब हम किसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, तो हम ज्यादातर केस में तुम देखोगे वहां पे हम सर्कुलर ऑर्बिट ले लेते हैं, ठीक है। तो इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, वहां पे हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं कि हम सन, मतलब मोशंस को, प्लानिटरी मोशंस को हम एक सर्कुलर मोशन के अप्रोक्सीमेशन में कंसीडर करके पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कहीं कहीं पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो वहां पे हम लोग सर्कुलर मोशन लेके हम अपना प्रॉब्लम को कंसीडर कर लेते हैं। तो इट इज जस्ट बिकॉज द स्केल इज सो लार्ज, तो हम उस केस में इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करके अपने प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोगों को बिल्कुल भी डेविएट होने की जरूरत नहीं है, उससे आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि हमने क्यों सर्कुलर पाथ ले लिया, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका सीक्वेंस हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा कि जैसे ये तो वही हमने ले लिया है, ये तो वही है कि पीरियड ऑफ मोशन ऑफ ए प्लेनेट अबाउट सन, ठीक है। तो
यहाँ पे हमने एक सर्कुलर मोशन कंसीडर किया है जो भी मैं बता रहा था, और वहां पे हम लोगों ने ये सन का भी मोशन दिखाया है और प्लेनेट का मोशन दिखा के उसके सेंटर ऑफ मास के केस में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज कांस्टेंट, तो ये तो आएगा ही। ठीक है, क्योंकि जो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस। तो जब हम सर्कुलर मोशन ले लेते हैं तो उसमें ए और बी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि सैटेलाइट क्या होता है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब जैसे कि आप लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्लेनेट का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कोई अगर सैटेलाइट है, सपोज अर्थ का ही हम एक सैटेलाइट की बात करें। ठीक है, तो अर्थ के, अब सैटेलाइट और प्लेनेट में तो मतलब अंतर समझते हैं आप लोग ना। जैसे सन के लिए हमारा जो सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनको हम प्लेनेट कंसीडर करते हैं। अब जो अर्थ के अराउंड हम करते हैं, जो जो भी मैसिव पार्टिकल्स, जैसे वो प्लेनेट नेचुरल मतलब मून हो या सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे, तो हम उनको सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी हो तो वो हम कैसे देखेंगे? ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट तो सेम है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? सपोज अगर हमारा ये अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो अब सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ किसी न किसी फोर्स से कनेक्टेड है, तभी तो वो अर्थ की तरफ घूम रहा है, अदरवाइज तो वो स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, तो द ओनली फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अब अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, विच इज नथिंग बट GMM/r²। और उसी फोर्स, और वो फोर्स हमेशा इनवर्ड लग रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो जो भी हमारा सैटेलाइट है, ठीक है, वो हमारा अर्थ की तरफ अगर फोर्स करा तो वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, राइट। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लगेगा तभी तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो जो भी हमारा फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल, वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है। तो हम दोनों फोर्स को आसानी से इक्वेट कर सकते हैं, और जैसे इक्वेट कर लेंगे हमको v की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, GM/r²। यहाँ पे कैपिटल M जो है वो अर्थ का मास है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि हमको किसी ऑर्बिट में, ठीक है, किसी सैटेलाइट को अगर किसी ऑर्बिट में रखना है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हम क्या रखेंगे। ठीक है, तो उसका अर्थ से डिस्टेंस कि बेसिकली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब जितना दूर जाएंगे उसका हमको वेलोसिटी उतना कम हो जाएगा। ठीक है, और वो हम उस वेलोसिटी से अगर उस ऑर्बिट में उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दें, अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन सैटेलाइट को, तो उस ऑर्बिट में वो मूव करता रहेगा। सो दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। बट एक चीज यहाँ पे करेक्शन है कि अब ये वेलोसिटी हमारी अर्थ के रेडियस से हम देख रहे हैं, क्योंकि अर्थ का पोजीशन जो है वो हम रेडियस लेंगे। लेकिन अगर अर्थ का रेडियस हम कैपिटल R मान लें और सरफेस से उसकी हाइट h मान लें, तो जो हमारा स्मॉल r है दैट वी कैन राइट r plus h, where r is the radius of earth and h is the height of the satellite from the surface of the earth. It is the same thing. ठीक है, तो हम वेलोसिटी को इस G/r के बजाय हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन आपको पता होगा, GM/R² इज इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। ठीक है, तो हम उसको इस टर्म पे भी लिख सकते हैं। तो अब इससे हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड क्या होगा? टोटल हमारा वेलोसिटी पता है किस वेलोसिटी से हमारा सैटेलाइट मूव कर रहा है, और उसको एक राउंड के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द सैटेलाइट इन वन राउंड इज 2πr, जो सरकमफेरेंस है, और किस वेलोसिटी से कर रहा है? स्मॉल v से। तो हम इसको, और स्मॉल r को हम r plus h भी लिख सकते हैं। मतलब स्मॉल r हमारा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट है, तो हम अर्थ का रेडियस प्लस सरफेस से उसका हाइट, so we can write r plus h by v. If we rewrite this, we can get this. ठीक है, तो 2πr plus h to the power 3/2 r under root g। तो t, या इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ये t क्यूब हो जाए, मतलब ये r क्यूब हो जाएगा, या स्मॉल r क्यूब। तो बेसिकली ये मतलब हमारा वही रिलेशन दे रहा है जो सन और प्लेनेट के बीच में रिलेशन है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आसानी से पीरियड मतलब वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट। ओके, अब हम आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? तो बेसिकली हम सैटेलाइट तो हम समझ गए कि जो अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी सैटेलाइट को, ठीक है, अगर अर्थ के, ठीक है, हम अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है 24 आवर्स में एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो अगर हम कोई सैटेलाइट ऐसा कर दें, ठीक है, मतलब उसके उसके इक्वेटर पे जाके उसको अगर इक्वेटर के डायरेक्शन में हम किसी सैटेलाइट को फिक्स कर दें, ठीक है, या मान लो कहीं पे फिक्स करते हैं, और जो उसका पीरियड है सैटेलाइट का वो भी 24 आवर्स का है, ठीक है। मतलब जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, उसी एक्सिस से उसी स्पीड से हमारा सैटेलाइट भी मतलब उसी तरह से मूव कर रहा है। तो हमको अर्थ से वो सैटेलाइट कैसा दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली उसकी पोजीशनिंग, ठीक है, और उसका जो पीरियड है वो ऐसा है कि वो हमको अर्थ से हमेशा स्टेशनरी दिखेगा, क्योंकि जितना अर्थ रोटेट कर रहा है उतना ही हमारा सैटेलाइट भी आगे मतलब बढ़ रहा है। जब अर्थ अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो सैटेलाइट भी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब वो अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। और इस तरह के सैटेलाइट की जरूरत हमको पड़ती है कम्युनिकेशन और इन सब में, क्योंकि हम जब उन सैटेलाइट्स को यूज करते हैं तो अगर सैटेलाइट कॉन्टिन्यूअस अपना पोजीशन बदलता रहेगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे अपने कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि उसका एंगल उसका पोजीशन चेंज होता जाएगा। तो हम सिग्नल किसी और डायरेक्शन में दे रहे हैं और सैटेलाइट किसी और डायरेक्शन में चला गया है उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे सैटेलाइट्स भी बहुत जरूरी हैं हमारे एप्लीकेशन के लिए, कम्युनिकेशन और इन सब में जब हम इसको यूज करते हैं। तो इस तरह के सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज। हाँ सर, जो अर्थ है वो तो अपने एक्सिस पे स्पिन भी करती है, लेकिन सैटेलाइट स्पिन नहीं करेगी तो फिर वो हम अर्थ के स्पिन की ही बात कर रहे हैं। 24 घंटे में जो अर्थ अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है, एक रोटेशन, तो वो स्पिन की ही बात कर रहे हैं। लेकिन सर वो ठीक तो है, रिवॉल्व करेगी सैटेलाइट। तो सैटेलाइट भी रिवॉल्व करेगी ना। जैसे तुम अब उसको ऐसे मान लो कि तुम एक ग्लोब ले लो, ठीक है, तुम एक ग्लोब ले लिए। अब ग्लोब के सामने तुम एक टार्च ले लो, ठीक है। अब टार्च से तुम बिल्कुल मुंबई पे पॉइंट कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम धीरे धीरे ग्लोब को घुमाओ, उसके एक्सिस के अबाउट स्पिन कराओ, और तुम टार्च को भी उसी तरह से स्पिन कराते जाओ। मतलब उस टार्च को भी एक मतलब टार्च तो एक डिस्टेंस से तुम करोगे, अब टार्च को भी ग्लोब के अराउंड तुम घुमाते जाओ ताकि उसका फोकस मुंबई पे बना रहे, ठीक है। तो क्या होगा, जितने देर में तुम मुंबई को एक चक्कर लगा के जहां से शुरू किए थे वहां लाओगे, टॉर्च भी तुम्हारा उस ग्लोब के चारों तरफ एक चक्कर मार के अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा कि नहीं? यस सर, आ जाएगा। तो यही है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इस केस में समझ लो कि तुम्हारा जो टार्च का पोजीशन है दैट इज, या जो टार्च है दैट इज योर सैटेलाइट, और अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है जो ग्लोब को तुम रोटेट करा रहे हो। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये कंसेप्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारा जो सैटेलाइट होता है, ठीक है, उसके अंदर वेटलेस मतलब जीरो ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो तुम लोगों ने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे कि जो मतलब एस्ट्रोनॉट होते हैं या स्पेस साइंटिस्ट, वो जीरो ग्रेविटी में रहते हैं, ठीक है, सैटेलाइट के अंदर। तो बेसिकली उसको उन लोगों को उसके पहले अर्थ पे ही जीरो ग्रेविटी में उनको मतलब जीरो ग्रेविटी का एनवायरनमेंट बना के उनको कुछ दिन उसमें रखा जाता है, रहने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो जीरो ग्रेविटी क्यों होती है सैटेलाइट में, ठीक है। तो बेसिकली जो जीरो ग्रेविटी है वो हमारा स्यूडो फोर्स का जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि स्यूडो फोर्स हमारा किसी पार्टिकल पे अगर कोई रोटेट कर रहा है तो उस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है। तो बेसिकली हमारा सैटेलाइट के अंदर जब हम होते हैं तो इट इज बिकॉज इट इज रोटेटिंग अबाउट अर्थ, ठीक है, अर्थ के अबाउट वो रोटेट करता है, तो उसमें एक रोटेशनल मोशन है। इट इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम एट दैट टाइम,
ठीक है, अगर हम उसको, तो उस पे एक स्यूडो फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे एफ पी देख रहे हो, दैट स्यूडो फोर्स इज एक्चुअली, अगर हम उसको न्यूटन्स लॉ को होल्ड करना है तो हमें उस फ्रेम में हमें स्यूडो फोर्स को एक्ट करना लगाना पड़ेगा। तो उसमें हमारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और ठीक उसके अपोजिट एक हमारा स्यूडो फोर्स एक्ट करता है, और दोनों फोर्स चूंकि बराबर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए दोनों फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, और इसलिए जो भी चीजें हमारी हैं सैटेलाइट में, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, वेटलेस होता है, ठीक है, मतलब देयर इज नो फील ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं या जो भी उसमें रह रहा है वो बिल्कुल जीरो ग्रेविटी फील करेगा, ठीक है, जब हमारा किसी सैटेलाइट के अंदर विच इज मूविंग अराउंड द अर्थ, ओके, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स था जिसको कि हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। तो जीरो ग्रेविटी हो गया, हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, पीरियड सैटेलाइट का हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब एक इंपॉर्टेंट और टर्म है जो है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी हम किसको कहते हैं? स्केप वेलोसिटी बेसिकली वो वेलोसिटी है जो कि हम अर्थ से, ठीक है, किसी पार्टिकल को दे दें और वो स्पेस में चला जाए और वापस ना आए, मतलब वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, उसके बाहर चला जाए, ठीक है, तो दैट वेलोसिटी इज बेसिकली योर स्केप वेलोसिटी, ठीक है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बाहर चला जाए। तो उसको हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट सैटेलाइट का, अर्थ बेसिकली अर्थ से अगर हम कोई चीज फेंक रहे हैं तो उसको तो हम सैटेलाइट ही बोलते हैं ना। तो अर्थ से अगर हम कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं किसी भी सैटेलाइट को, तो उसकी वेलोसिटी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले अभी कैलकुलेट की सैटेलाइट की, विच इज आर जी बाई आर प्लस एच, ठीक है, अगर हम मान लें, ठीक है, वेयर एच सरफेस से हमारा डिस्टेंस है, कोई हाइट, और आर हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, राइट। अब अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास है, ठीक है, मतलब अगर हम अर्थ सरफेस पे ही अगर हम कोई सैटेलाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा एच की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो इट इज अंडर रूट जी आर, ठीक है। और हमारा जो स्केप वेलोसिटी होता है, ठीक है, स्केप वेलोसिटी इज 2 GR, ठीक है। तो ये 2 GR कैसे आता है? बेसिकली इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो स्केप वेलोसिटी होती है, स्केप वेलोसिटी वो होती है कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी सैटेलाइट को हम वो वेलोसिटी दे दें जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए। तो वेलोसिटी देने का मतलब क्या है कि हम उसको हाफ mv² दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है -gmm/r, ठीक है। तो हम वो बेसिकली उसको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं जो कि gmm/r ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चला जाए, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जहां पे कि दोनों एनर्जी बराबर हो जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम कर दे, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे जाके वो ओवरकम कर देगा, ठीक है, फिर वो वापस लौट के नहीं आएगा हमारा सैटेलाइट। तो अगर हम उस एक्सप्रेशन को यूज करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो स्केप वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स ऑफ GR होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको कि हमने डिस्कस किया आज, ठीक है। अब हम कुछ और प्लानिटरी मोशन में एक दो और कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर So I- अटेंडेंस